अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा पहला टॉपिक था उससे रिलेटेड हमने क्या किया था, एग्जांपल नंबर 1 कवर की थी जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ना, इसमें बेसिकली दो टॉपिक्स हैं, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट वाला कंप्लीट टॉपिक करवा रही हूँ। उससे रिलेटेड कल मैंने आपको कल के लेक्चर में मैंने आपको ये करवा दी थी एग्जांपल, और आज मैंने आपको करवानी है इसकी जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस गिवन है। आपकी जो एक्सरसाइज अगर आप पेज नंबर 38 ओपन करें उसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से पहले 5 क्वेश्चन आपके सिंपल इंटरेस्ट के हैं, दूसरे 5 आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। ठीक है, और एक आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की एग्जांपल है और एक आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की है। सिंपल इंटरेस्ट की एग्जांपल भी हमने कवर कर ली थी, इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया था। आज हमने क्या करना है, आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करना है। जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके एग्जाम्पल कवर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, मैंने आज के लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको जितने भी ये क्वेश्चन है इनमें यूज़ होने वाली चीज़ें सारा कुछ ना एक से एक मैंने की बनाई है और वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको समझाने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 भी मैं आपका करवा चुकी हूँ, 2 भी करवा चुकी हूँ। वो आसान थे लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को लाजमन कवर करना है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे देखिए, बेसिकली इंटरेस्ट के दो टाइप्स होती हैं, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। ठीक है, जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। उसको सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है SI इक्वल टू पी। ठीक है, SI का क्या मतलब होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और P का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल, I का रेट ऑफ इंटरेस्ट और N का टाइम पीरियड। ठीक है, आप इसे पिन के साथ भी अपने इस फार्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इसे PROT से भी आप अपने इस फार्मूला को लिख सकते हैं, PROT करके भी आप अपने फार्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेगुलर कॉलेजेस के बच्चों की बुक्स है ना उसमें ये फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का PRT लिखा हुआ है और आपकी बुक में PIN लिखा हुआ है, तो आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसका मतलब है टाइम पीरियड, सेम इसी इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसका मतलब है टाइम पीरियड। बस आपकी बुक में रेट ऑफ इंटरेस्ट को I से उन्होंने शो किया हुआ है और टाइम पीरियड को N से शो किया हुआ है। ठीक है, अब ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये आपने याद करने के सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं, PIN से। ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट होना चाहिए और नंबर टाइम पीरियड होना चाहिए, फिर आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे 5 तरह की रिक्वायरमेंट वो कर सकते हैं। ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन में आपको कहेंगे प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करें, किसी में इंटरेस्ट रेट फाइंड करें, किसी में टाइम पीरियड फाइंड करें, और ज़्यादातर आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको कहेंगे प्रिंसिपल फाइंड, आपसे ये 5 चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट के ज़रिए वो पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये और ये वाली रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, कि प्रिंसिपल फाइंड करें, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें या ए फाइंड करें। ए का क्या मतलब होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक्यूमुलेटेड अमाउंट को हम क्या कहते हैं, उसको जो किससे शो करते हैं, ए से, और ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता क्या है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन का हेडिंग से आपको ये नज़र आ रहा होगा पॉइंट, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो ये क्वेश्चन होंगे ना, ये आपने देखना होगा कि ये मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आया या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया है, क्योंकि जो इनके अंदर डाटा गिवन होता है ना, जैसे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ टाइम, ये आपके पास सेम होता है। कंपाउंडेड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी यही डाटा गिवन होता है, इसमें भी यही डाटा गिवन होता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके ये जो क्वेश्चन आया है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा या सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हुआ, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, तभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हुआ और आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, तभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि
कि आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको खुद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें फाइंड करनी है या कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड फाइंड करना है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चलेगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड आ जाए तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड का वर्ड आ जाए तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी आपके सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कंपाउंडेड का वर्ड कभी नहीं आ सकता। ठीक है, कंपाउंडेड के आगे लिखा होता है कभी एनुअली, मंथली, ईयरली, बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंडेड का वर्ड अगर आ जाए तो आपने याद रखना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं हो सकता। सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडेड का वर्ड नहीं आ सकता स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कंपाउंडेड का वर्ड आ जाए तो आपने समझ जाना है ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से सॉल्व करना है। और वो मेथड अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई। अगर किसी में अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है तब भी आपने फाइंड करना है, और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कंपाउंडेड का वर्ड नहीं लिखा हुआ तब भी आपने समझ जाना है कि ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट और मेथड्स अप्लाई होंगे। ठीक है, अब ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे लिखा होगा 5% पर ईयर, इस तरीके पर ईयर। ठीक है, अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आपने समझ जाना है कि ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर लिखा हुआ 5% कंपाउंडेड एनुअली या कुछ भी यहाँ पे लिखा हो, बस ये कंपाउंडेड का वर्ड अगर आपने देख लिया कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपने समझ जाना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 2 चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी और हर क्वेश्चन में होगा। ठीक है, एक आपके पास इंटरेस्ट रेट जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला में, और एक आपके पास टाइम पीरियड जिसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, हर हाल में गिवन होंगी या आपने फाइंड करनी होगी, लेकिन इनके बिना ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास क्वेश्चन में है तो ठीक है, नहीं है तो आपने फाइंड करनी है। इसके बिना आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो आपके पास इंटरेस्ट रेट 5%। हमेशा आपने डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिस्काउंट वगैरह देखा, उसके साथ 5% लिखा होता था और पर एनम। ठीक है, बात ख़त्म। लेकिन ये यहाँ पे जब आपके पास इंटरेस्ट गिवन होगा उसके साथ कभी लिखा होगा एनुअली, कभी लिखा होगा ईयरली, कभी लिखा होगा पर एनम, कभी पर ईयर, मंथली, सेमी एनुअली। तो ये सारे लफ्ज़ में, इनमें से कोई लफ्ज़ भी आपके इंटरेस्ट के साथ लिखा हुआ आ सकता है, बल्कि लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसके साथ कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरे चैप्टर की समरी बना के दी है। इनमें से कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ तो आपने समझ जाना है कि ये 5% इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से। अगर लिखा हुआ है पर एनम, लिखा हुआ है पर सेमी एनुअली, तो आपने इसी के मुताबिक इसको लेकर चलना है। उसके बाद आपके पास एन जो होता है वो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, नहीं है तो फाइंड करेंगे। अगर है तो उसके साथ भी इनमें से यही सारे वर्ड में से कोई ना कोई लगा होगा। नहीं लगा हुआ तो आपने इसको ईयरली ही समझना है। अगर लगा हुआ, जैसे एनुअली भी लगा हो सकता है, ईयरली, पर एनम, ये सारे लफ्ज़ आपके साथ एन के टाइम पीरियड के साथ भी लगे हुए हो सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, और आपने इस क्वेश्चन में याद रखना है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने हर हाल में याद करना है। याद रखना है कि इन दोनों के यूनिट्स, किन दोनों के यूनिट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बोथ यूनिट्स आर इक्वल। कौन से बोथ यूनिट्स? ये आपका जो इंटरेस्ट रेट का यूनिट होता है और जो टाइम पीरियड का यूनिट होता है, इनका यूनिट आपस में सेम होना चाहिए। यूनिट क्या? यानी कि ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं ना, ये सेम होने चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट रेट पर एनम है तो आपका टाइम पीरियड भी पर एनम होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट रेट मंथ में है, पर मंथ के हिसाब से लिखा हुआ है, तो आपका टाइम पीरियड भी पर मंथ होना चाहिए। यानी कि इन दोनों के जो यूनिट्स हैं, ये जो वर्ड्स कह लें या आप इन्हें यूनिट्स कह लें, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों सेम ना हुई और किसी बच्चे ने इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो उसका सारा क्वेश्चन टोटली गलत होगा। ठीक है, तो इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाला बताया था, चैप्टर स्टार्ट करवाया था और इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट का दिया था इंट्रो, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट होता है और जो नंबर ऑफ पीरियड टाइम होता है, ये आपस में सेम होने चाहिए। इनकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। इनका जो यूनिट है ना, जैसे ये साथ लिखे हुए वर्ड्स है, ये सेम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5% पर मंथ, यानी कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%, लेकिन इसका यूनिट क्या है? मंथ।
इसी तरीके से आपका जो नंबर ऑफ़ टाइम है वो भी 5% पर मंथ होना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी मंथ में है, ये भी मंथ में है, तो ये चीज़ ठीक है, आप इसको डायरेक्ट इस फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर ये ईयर में है, ये भी ईयर में है, तब भी ठीक है। अगर ये दोनों ऊपर नीचे वाली सारे दोनों यूनिट सेम है तो ये क्वेश्चन ठीक है, आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5% पर ईयर, आपके पास जो इंटरेस्ट है वो 5% पर ईयर है, लेकिन आपके पास जो नंबर ऑफ़ टाइम है, टाइम पीरियड है, वो आपके पास पर मंथ है। अब इन दोनों अगर आप फोकस करें तो इनमें डिफरेंस आ रहा है ना, ये ईयर में बात हो रही है, ये मंथ में बात हो रही है, अच्छा खासा इसमें फ़र्क है। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले आपको इनके यूनिट इक्वल करने पड़ेंगे, आप फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अगर सपोज करें यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट पर मंथ, और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ टाइम पर ईयर, तब भी देखें यहाँ पे मंथ हो जाए, यहाँ पे ईयर है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क ना, तो ये क्वेश्चन से आगे सॉल्व नहीं हो सकता जब तक यहाँ ये वाली कंडीशन आप सॉल्व ना कर लो। तो इनका यूनिट आपने याद रखना है, हमेशा सेम होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं सेम होगा तो पहले इसके यूनिट को सेम करेंगे, जब इसका यूनिट सेम हो जाएगा फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन में ज़्यादातर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसमें ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं, किसी में इसमें फ़र्क आ रहा है, कोई मंथली है तो दूसरा ईयरली है, और दूसरा का कोई सेमी एनुअली है तो कोई मंथली है, यानी कि इनके दरमियान डिफरेंस आया हुआ है हर क्वेश्चन में तकरीबन। तो आपने याद रखना है कि इनको आपस में मैच किए बिना हम अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम ये नहीं कर सकते, जैसे हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स के, और बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है, दूसरी इक्वेशन गिवन होती है, एक दूसरी इक्वेशन के बराबर नहीं होती, तो हम अपनी पसंद से या तो नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर कर लेते हैं, या ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन के बराबर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपनी पसंद से मंथ को ईयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका प्रॉपर रूल होता है कि हमने किस चीज़ को चेंज करना है और किस चीज़ को चेंज नहीं करना, वो मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करती हूँ। हमारे पास जो टाइम पीरियड गिवन होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के अंदर जो नंबर टाइम पीरियड आपके जो इंटरेस्ट होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं हो सकता। हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास ये गिवन होता है ना टाइम, एन का क्या मतलब होता है, टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड को हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, इंटरेस्ट को टाइम पीरियड के मुताबिक हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एन सेम एज आई का क्या मतलब है कि जो हमारा टाइम है उसको हमने आई के मुताबिक करना है, अगर ये बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर तो जो टाइम पीरियड है उसको आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक करना है, फिर इसका यूनिट आपने सेम करना है। इन दोनों का यूनिट आपस में सेम होना चाहिए, अगर इन दोनों का आपस में यूनिट सेम ना हुआ तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। अब पीछे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट का रेट क्या, इंटरेस्ट का यूनिट क्या, ईयर, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या, मंथ। अब हमने मंथ को ईयर में चेंज करना है, ना कि ईयर को मंथ में चेंज करना है, ठीक है। रूल के मुताबिक हमने क्या करना है कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं, ताकि वो चेंज होके इंटरेस्ट के बराबर हो जाए, लेकिन हम किसी सूरत में भी इंटरेस्ट का यूनिट चेंज नहीं कर सकते, किसी सूरत में भी। तो आपने यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे ईयर में है तो ये मंथ में है, तो हम टाइम पीरियड का यूनिट चेंज कर सकते हैं। टाइम पीरियड के यूनिट में हमने इस तरीके से चेंजिंग लेके आनी है कि वो क्या हो जाए, ईयर के मुताबिक हो जाए। जब वो ईयर के बराबर हो जाएगा, दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा, और फिर ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं ना चेंजिंग कैसे लाते हैं वो मैं आप थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये जो वर्ड्स यूज़ हुए ना, जैसे एनुअली, सेमी एनुअली, तो इनके मतलब मैं आपको समझा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने चेंजिंग्स लानी होती है। जो हमारे पास लिखा होता है ना एनुअली, एनुअली लिखा हो या ईयरली लिखा हो, इन दोनों, एनुअली लिखा हो, ईयरली लिखा हो, पर एनम लिखा हो, मैं बोल देती हूँ, ठीक है, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। एनुअली लिखा हो, ईयरली लिखा हो, पर एनम लिखा हो, पर ईयर लिखा हो, इनका एक ही मतलब होता है, और इनका मतलब होता है एक साल, यानी कि जब एक साल की बात हो रही होती है ना तब ये लफ्ज़ लिखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास लिखा हो मंथली लिखा हो या पर मंथ लिखा हो, तो इसका मतलब होता है माह की, यानी कि महीने की बात हो रही है। कितने महीने की बात हो रही है, अगर एक महीने की बात हो रही है तो एक मंथ लिखा होगा, मंथ भी लिखा हुआ हो सकता है। मंथ का मतलब क्या होता है, महीना।
अगर 1 महीने की बात हो रही है तो 1 मंथ लिखा होगा, अगर 5 महीनों की बात हो रही है तो यहाँ पे 5 मंथ लिखा होगा, ठीक है। अगर 10 महीनों की बात हो रही है तो यहाँ पे 10 मंथ लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखो। अगर 1 ईयर की बात हो रही है तो एनुअली, ईयरली और पर एनम लिखा होगा या पर ईयर। अगर 5 ईयर्स की बात हो रही है तो 5 ईयर्स लिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें लिखी होंगी। साल को क्या कहते हैं? पर ईयर, पर एनम और एनुअली भी कह सकते हैं। और इसके बाद महीने के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं? मंथ भी और मंथली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कितने मंथ हैं ये सारे उसके साथ लिखा होगा कि ये इतने मंथ की बात हो रही है। उसके बाद क्या होता है, एक और लफ्ज़ यहाँ पे मैंने लिखा है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का क्या मतलब होता है कि अब देखें, एनुअली अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना तो उसका मतलब क्या है कि 1 साल की बात हो रही है। लेकिन अगर कहीं पे सेमी एनुअली लिखा हुआ है, सेमी एनुअली कहते हैं 6 महीने को, ठीक है। अगर 1 महीने की बात हो रही है तो मंथ लिखा होगा, लेकिन सेमी एनुअली का मतलब होता है कि 6 महीने नहीं होते, 2 दफ़ा 6 महीने होते हैं इसमें। यानी कि एक सेमी एनुअली होता है कि 6 माह का एक होता है, 6 माह का एक सेट होता है, 6 माह का एक सेट होता है, फिर वो मिलके बनते हैं सेमी एनुअली। यानी कि सेमी एनुअली का क्या मतलब होता है कि 1 साल के अंदर 2 दफ़ा 6 मंथ आते हैं। यानी कि 6 मंथ का एक पेयर बना होता है, 6 मंथ का एक पेयर बना होता है, ठीक है। तो सेमी एनुअली क्या होता है? आपने हमेशा सेमी एनुअली की वैल्यू याद रखनी है 2, ठीक है। तो आपने याद रखना है सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 महीने, ठीक है। 6 माह को हम कहते हैं सेमी एनुअली। और 1 साल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल के अंदर कितने सेमी एनुअली हैं, तो आपने याद रखना है कि 1 साल के अंदर 2 सेमी एनुअली होते हैं। सेमी एनुअली का क्या मतलब होता है? 6 महीने। 6 महीने के सेट को हम कहते हैं सेमी एनुअली, ठीक है। इसको आप हाफ एनुअली भी कह सकते हैं, सेमी एनुअली भी कहते हैं और हाफ एनुअली भी कहते हैं, हाफ एनुअली भी कहते हैं। तो हाफ एनुअली अगर मैं आपसे पूछूं तो उसका क्या महीना है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है 6 महीने। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल के अंदर कितने हाफ एनुअली आते हैं, तो आपने कहना है 2 बार हाफ एनुअली होते हैं, ठीक है। 1 साल के अंदर कितने सेमी एनुअली होते हैं? 2। 1 साल के अंदर कितने हाफ एनुअली होते हैं? 2, ठीक है। उसके बाद एक होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है चौथा हिस्सा। यानी कि अगर कहीं पे लिखा हो क्वार्टरली, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि 1 साल का चौथा हिस्सा, ठीक है। 1/4 को हम कहते हैं क्वार्टरली। यानी कि 1 साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। तो उसका इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, ठीक है। क्वार्टरली का होता है कि एक साल का चौथा हिस्सा, ठीक है। तो आपने याद करना है कि क्वार्टरली का क्या मतलब होता है? 4 महीने। जैसे यहाँ पे हमने देखे सेमी एनुअली का क्या मतलब होता है? 6 महीने। और यहाँ पे क्वार्टरली का क्या मतलब होगा? क्वार्टरली का मतलब होता है क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। और 1 साल के अंदर अगर मैं पूछूं कि कितने क्वार्टर्स होते हैं, तो साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्योंकि टोटल महीने 12 होते हैं ना। तो अगर एक क्वार्टर 3 महीनों का होता है तो 4 क्वार्टर 12 के अंदर कितने होंगे? 4 क्वार्टर्स होंगे, ठीक है। तो क्वार्टरली अगर आप ईयर वाइज बोल रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा 1/4, ठीक है। और सेमी एनुअली का क्या मतलब होता है? 6 महीने। क्वार्टरली का क्या मतलब होता है? 3 महीने। लेकिन अगर हम साल वाइज मैं आपसे पूछूं कि 1 साल के अंदर सेमी एनुअली कितने हैं, तो आपने याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन में ये और ये वाला लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आएगा। साल के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने सेमी एनुअली होते हैं? 2 क्यों होते हैं? क्योंकि साल के अंदर 2 दफ़ा 6 महीने होते हैं, 2 दफ़ा 6 महीनों का सेट बनता है, ठीक है। और क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। और साल के लिहाज से अगर मैं क्वार्टरली पूछूं कि 1 साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं, तो 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। 3 महीनों का एक सेट बना ले, 3 महीनों का एक सेट बना ले, 3 महीनों का एक सेट बना ले, 3 महीनों का एक सेट बना ले। फिर जब आप इन्हें ऐड करेंगे तब आपके पास टोटल आएगा, ठीक है। तो एक ये सारे क्वार्टर्स हैं। तो 1 साल के अंदर कितने क्वार्टर्स बने? 4 क्वार्टर्स बन गए, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो इंटरेस्ट और उसके बाद टाइम पीरियड के साथ यूज़ होंगे और इनका मतलब ये होता है, ठीक है। अब आपको इनका मतलब तो समझ आ गया, लेकिन हम किस तरीके से यहाँ मैंने आपको बताया ना कि हमने जो एन होता है यानी कि टाइम पीरियड होता है, उसको हमने क्या करना होता है? इंटरेस्ट के मुताबिक चेंज करना होता है। तो हम किस तरीके से अपने टाइम पीरियड को इंटरेस्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, ये मैं भी आपको समझाती हूँ। ये मैंने सारा लिख दिया, अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है। अब मैंने आपको बताया कि आपने चेंज तो करना है, ठीक है। रेट को आप चेंज हरगिज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपने टाइम पीरियड को चेंज कर सकते हैं। और वो आप कैसे चेंज करेंगे, वो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बताती हूँ।
अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया अपने पास से, वो मैंने एग्जांपल ये लिखा, फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2% पर ईयर, यानी कि जो आपके पास रेट है ना वो आपके पास है 2% और पर ईयर है, यानी कि ईयरली ईयर के हिसाब से। लेकिन जो आपके पास नंबर टाइम पीरियड है ना वो भी आपके पास 5 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ईयर, एक ईयर की बात हो रही है तो ये भी ईयर एक होना चाहिए, सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है यहाँ पे ईयर है तो यहाँ पे भी ईयर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2% है, 5% है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे जो कुछ है यहाँ पे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये और ये सेम होना चाहिए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2% रेट पर ईयर और नंबर ऑफ टाइम भी है ईयर। अब ये भी ईयर है, ये भी ईयर है, तो हमें कोई चेंजिंग इसमें नहीं लानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को यहाँ ये दोनों चीज़ें ठीक है, इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है रेट है हमारे पास 2 ईयर पर मंथ, ठीक है, लेकिन जो नंबर टाइम पीरियड है हमारे पास है 5 ईयर्स, ठीक है। तब अब देखिए यहाँ पे फ़र्क आ रहा है ना, ये हमारे पास है मंथ और ये हमारे पास है ईयर। मैंने एक एग्जांपल ली है और मैंने उसी से ये सारे टॉपिक किए हैं कि अगर मैं डिफरेंट एग्जांपल्स हर में लूँ ना तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने एक ही एग्जाम्पल से ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने की कोशिश की है कि अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल, अब यहाँ पर 5 ईयर्स है हमारे पास और जो यहाँ पे हमारे पास 5 ईयर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास है मंथ। अब ये और ये चेंज है तो हम इसको सॉल्व किए बिना तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते ना, हमारे पास है ही नहीं, राइट ही नहीं है कि हम इस चीज़ को चेंज कर लें। लेकिन ये हमारे पास ईयर है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, इस तरीके से चेंज करेंगे कि जब हमने ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है तो आपने उस ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब आपने ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है तो आपने उस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर 5 ईयर्स मैंने यहाँ पे सपोज किया ना तो 5 ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे 15 ईयर्स सपोज करते हैं तो 15 ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे 25 ईयर्स हमारे पास है टाइम पीरियड तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जब ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये हमारे पास ईयर है और ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि हमने ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वो जितने ईयर्स हमारे पास होंगे उनको हम कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हम उन ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आंसर होगा मंथ में हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों इनका यूनिट सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब 5 ईयर्स से और ये यहाँ पे मंथ था तो हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से तो हमारे पास 60 आ गया, ठीक है। तो ये 60 हमारे पास मंथ है, यानी कि 5 सालों के अंदर 60 महीने होते हैं। अब आप इसकी वेरिफिकेशन भी करके देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से, ये जो हमने 60 मंथ को फाइंड किया है इस फार्मूला की मदद से, तो ठीक भी है कि नहीं। आप देखें कि एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो अगर 12 महीने एक साल के अंदर होते हैं तो 5 सालों में कितने महीने होंगे, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 महीने 5 सालों के अंदर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना आंसर चेक करें, यहाँ पे 60 मंथ ही आ रहा है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, किसको, जितने भी साल की बात हो रही है, 5 साल की हो रही है तो 5 को मल्टीप्लाई करें, 10 की साल की बात हो रही है तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 कंडीशन सॉल्व करनी है आगे। एक ईयर, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे भी मंथ है, नहीं चेंज करना। यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे ईयर है, नहीं चेंज करना। यानी अगर सेम यूनिट है तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास रेट हमारे पास मंथ में गिवन है, टाइम पीरियड हमारे पास ईयर में गिवन है, तो हमने ईयर को किस तरीके से मंथ में चेंज करना है कि उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, ठीक है। तो हमारे पास वो आंसर जो आएगा वो मंथ में चला जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक सेकेंड कंडीशन है कि ईयर जो है ना, रेट है जो हमारे पास वो है क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब मैंने भी आपको पीछे एक्सप्लेन किया इन सबका। रेट जो है हमारे पास है वो है क्वार्टरली, लेकिन जो टाइम पीरियड है हमारे पास है वो है ईयरली, ठीक है। अब देखिए ये, अब यहाँ इसका और इसका यूनिट आपस में मैच नहीं कर रहा, फ़र्क आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इनका यूनिट आपस में मैच करना है। तो ये हमारे पास रेट गिवन है तो रेट को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन ईयर यहाँ पे गिवन है, ईयर को हम चेंज कर सकते हैं। टाइम पीरियड में हमारे पास जो भी चीज़ होगी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस ईयर्स को हमने कन्वर्ट करना है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या है कि एक साल के लिहाज से अगर इसका हम देखें तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम 5 सालों की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि 5 सालों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। जब हमने, यहाँ मैंने हेडिंग भी दिया, जब हमने ईयर्स को क्वार्टर्स में चेंज करना है तो उस ईयर्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी साल
साल होंगे आपने वो लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 4 से। जब आप साल को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपके पास क्वार्टर्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका टाइम पीरियड कन्वर्ट हो जाएगा क्वार्टर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ईयर था तो मैं 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, मेरे पास आ गया 20 क्वार्टर्स। अगर मेरे पास यहाँ पे 15 ईयर्स होते तो मैं 15 ईयर्स को ही 4 से मल्टीप्लाई करती तो मेरा आंसर हो जाता क्वार्टर्स में, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 5 ईयर्स पोज किए हुए हैं। 5 ईयर्स के अंदर, एक ईयर के अंदर कितना क्वार्टर होते हैं? 4। तो 5 सालों में कितने क्वार्टर्स होंगे? 5 सालों में कितने क्वार्टर्स होंगे? अब इनको काउंट करें, इनको काउंट करेंगे तब भी ये 20 बनता है। अदरवाइज़ आप इस तरीके से देखें कि एक साल के अंदर होते हैं 4 क्वार्टर्स और 5 सालों के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं? 20 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ईयर में था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 5 ईयर और हमने कर लिया इसको क्वार्टर्स में कन्वर्ट। अब हमारे कितने बन गए? 20 क्वार्टर्स। तो ये कंडीशन भी आपको सॉल्व करनी आ गई कि ईयर को किस तरीके से क्वार्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक थर्ड केस ये है, अगर हमारे पास रेट हमारे पास गिवन है, लिखा हुआ है 2% पर सेमी एनुअली के, यानी कि जो हमारे पास रेट है, यानी कि जो हमारे पास आई की वैल्यू गिवन है वो हमारे पास पर सेमी एनुअली के हिसाब से गिवन है, और जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो हमारे पास ईयर के हिसाब से गिवन है, ठीक है। अब हम ईयर को किस तरीके से सेमी एनुअली में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका क्या करना है। सेमी एनुअली का मतलब मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि अगर साल के लिहाज से, अभी यहाँ पे साल की बात हो रही है ना, साल को कन्वर्ट करना है सेमी एनुअली में। साल के लिहाज से अगर हम देखें तो एक साल के अंदर 2 सेमी एनुअली होते हैं, ठीक है, यानी कि 6-6 महीनों के 2 सेट बने होते हैं। तो एक साल के अंदर 2 सेमी एनुअली होते हैं और हमने 5 सालों को कन्वर्ट करना है सेमी एनुअली में। तो हमने क्या करना है, 5 सालों को मल्टीप्लाई कर देना 2 से। जब हम 5 सालों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें पता चल जाएगा कि एक साल के अंदर कितने सेमी एनुअली होते हैं, ठीक है। अब 5 साल हैं, हर साल के अंदर 2-2 सेमी एनुअली का एक सेट बना हुआ है, ठीक है। फिर अगला एक साल है, उसके अंदर 2 दफ़ा सेमी एनुअली आएंगे। फिर अगला साल है, फिर उसके अंदर 2 दफ़ा सेमी एनुअली आएंगी। इस तरीके से 5 सालों के अंदर कितने सेमी एनुअली आते हैं, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि एक साल के अंदर 2 सेमी एनुअली होते हैं, 5 सालों में कितने सेमी एनुअली होंगे? 10। तो यहाँ पे देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10 सेमी एनुअली, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अपने टाइम पीरियड को कन्वर्ट करते हैं अपने रेट के हिसाब से, ठीक है। अब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है ना उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब उसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब जब आप इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे ना तो ये आपको सॉल्व करना आसान लगेगी। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 2180 फॉर 1 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट 4%, ठीक है। अब यहाँ तो हमें डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट की वजह से डायरेक्ट पता चल गया कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो ठीक है। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया और यहाँ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब देखें ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन था, ये देखें फाइंड द इंटरेस्ट ऑन, यानी कि जिसके इस ये अमाउंट है इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो जिस अमाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे होते हैं वो हमारे क्या होती है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? वो वैल्यू जो हमने एक्चुअल में उधार ली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये होगी 2180, हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू होगी, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे 4% क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी हमारे पास गिवन है। फाइंड क्या करना है, अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, हमने इंटरेस्ट की, ये देखें पी हमारे पास क्या है 2180 क्वेश्चन में गिवन था। एन हमारे पास क्या नहीं, अभी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, देखें ये लिखा हुआ है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2180 फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये 1 ईयर क्या टाइम पीरियड, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। बस मैंने क्या किया उसको अभी स्टेटमेंट एक मैथ की फॉर्म में लिखा है जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद आई 4% पर ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है 4%। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ पर ईयर है, पर एनम है, मंथली है, सेमी एनुअली है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब किसी परसेंट के साथ ना लिखा हो कि ये कितने का है तो आपने याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी रेट के साथ ना लिखा हो ना कि ये पर एनम है, सेमी एनुअली है, तो आपने इसको पर ईयर ही समझना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन था, इससे अब हमने फाइंड क्या करना है, सिंपल ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम बेसिकली 5 चीज़ें फाइंड करते हैं। अगर ये 3 चीज़ें गिवन है तो मतलब क्या है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और एक ठीक है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कि इसके ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, ये तो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट पे किया वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो फाइंड द इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए यानी कि कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होगा क्योंकि क्वेश्चन में ना डायरेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे PIN। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, जब से मैंने आपको मैथ स्टार्ट करवाई है तब से बता रही हूँ कि जो रेट होता है ना उसको पहले सिंपल कर लिया करें और उसके बाद उसको सॉल्व किया करें, ठीक है। सबसे पहले देखें कि इनका यूनिट सेम है कि नहीं। अब ये ईयर में है ना, हमारे पास ईयर रेट, ये हमारे पास आई है ना, आई का क्या मतलब है, रेट। कौन सा रेट, इंटरेस्ट का रेट। ये हमारे पास ईयर में है, ये भी ईयर में, इनका यूनिट सेम है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें, ये हमारे पास रेट लिखा हुआ है 4%। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 आ गया, ये परसेंटेज का साइन ख़त्म होकर 100 आ गया। इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। इन दोनों को आपस में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या आंसर है 0.04। तो 0.04 ये जो हमारे पास रेट है ना, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 0.04। अब बस हमारे पास सारा कुछ है। अब आपने ये फार्मूला लगाना है, उसमें ये प्रिंसिपल की वैल्यू लिखें, इंटरेस्ट की वैल्यू लिखें और मल्टीप्लाई कर दें। टाइम पीरियड, एन का क्या मतलब है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पे क्या गिवन है, 1 ईयर। 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, 2180। मल्टीप्लाई कर दें 0.04, मल्टीप्लाई कर दें 1 से, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 87.2। तो आप इसे यहाँ पे लिखें 87.2 आपके पास आंसर। अगर आप पॉइंट में आंसर नहीं देना चाहते, इसे राउंड अबाउट करके लिखना चाहते हैं, तो आप देखें ये 7 पॉइंट के इधर इस साइड वाली रकम बड़ी है, और तो इसमें आप सिर्फ पॉइंट ख़त्म करके 87 भी लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड अबाउट करके। वरना ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर आपके ठीक हैं। और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ लोन ऑफ ₹8,75,000 हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज बाय द बैंक फॉर 2 months इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ पर ईयर। अब देखिए ये ईयर में बात हो रही है, ये मंथ में बात हो रही है। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच इंटरेस्ट, यानी कि कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है। और देखें यहाँ पे कहीं पे भी सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। कंपाउंडेड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। तो फिर ये सिंपल इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये तो आपको क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में करना क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, फॉर अ लोन ऑफ, यानी कि ये अमाउंट है, इसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमने पे करना है, ठीक है। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने हमें मंथ, ये टाइम पीरियड भी उन्होंने बता दिया कि 2 मंथ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उन्होंने बता दिया 4.7% है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं आपको समझाती हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 8,75,000, ये क्वेश्चन में गिवन था। टाइम पीरियड कितना है 2 मंथ्स, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। आई हमारे पास कितना है, आई यानी कि आर, रेट हमारे पास कितना है 4.7% पर ईयर, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है कि इस वैल्यू के ऊपर हम कितना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट कौन सा पे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको आपस में मतलब इनका सीक्वेंस में लेके आएंगे। जब यहाँ तक क्वेश्चन सही हो जाएगा, हर चीज़ बराबर हो जाएगी, उसके बाद फर्दर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ किया, यहाँ तो दोनों यूनिट बराबर थे, डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे यूनिट ही नहीं बराबर, एक मंथ में एक ईयर में, तो ये तो हम डायरेक्ट सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप कर लें, पहले बेशक इनको यूनिट बराबर कर लें, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें ये रेट को, और बाद में इनके यूनिट इक्वल कर लें, ठीक है। मैंने पहले इसके यूनिट इसके परसेंटेज को सिंपल किया। आप देखें यहाँ पे लिखा 4.75%, 4.75%, ये परसेंटेज का साइन को मतलब क्या होता है 100, तो इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये इसके इंटरेस्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। देखें ये हमारे पास लिखा हुआ है ना 4.75, इसको मैंने परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको 100 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर आया 0.0475, ठीक है। तो 0.0475 ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है इंटरेस्ट की। अब क्या करेंगे, इनका यूनिट मैच करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है टाइम पीरियड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टाइम पीरियड, और ये हमारे पास है इंटरेस्ट। ये दो चीज़ें हैं, इन दो पे फोकस करें। ये है मंथ में, ये है ईयर में। जो इंटरेस्ट है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हम इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है जिसको आप एन से भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने टी से लिखा हुआ है, आप इसको एन से भी लिख सकते हो।
तो ये जो है एन को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको हमने एन को चेंज करके हमने ईयर में लेके आना है। अब पीछे मैंने जो आपको एग्जांपल करवाई थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि ईयर को किस तरीके से मंथ में और इन चीज़ों में चेंज करते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमारे पास टाइम पीरियड है मंथ में और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास ईयर में। अब हमने मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर में, तो हम कैसे मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर में, ये मैंने सॉल्व करके लिखा है। आप इस तरह करना है, जब आप अपनी की बुक बना रहे होंगे ना, वहाँ वो सारा कुछ लिखे कि किस तरीके से ईयर को मंथ में करना है, सेमी एनुअली में करना है, ETC आपने लिख के इसी तरीके से आपने उसको आगे करते जाना है, ठीक है। उसमें आगे आपने फर्दर एक पॉइंट ऐड करना है कि हम किस तरीके से मंथ को कन्वर्ट कर सकते हैं ईयर में, ठीक है। ये भी आपने उसके अंदर की बुक के अंदर की जो आपने बनानी है ना, उसमें आपने ये पॉइंट भी ऐड करने कि किस तरीके से मंथ को ईयर में कर सकते हैं। ईयर को मंथ में करना तो आप सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन में, अब मंथ को ईयर में कैसे करते हैं ये आप इस क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितने मंथ है, 2 मंथ है, कन्वर्ट किस में करना है, ईयर में करना है। तो आपने इस तरीके से करना है कि साल के अंदर टोटल महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। उस 12 में ऊपर आपने वो मंथ जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, नीचे आपने टोटल मंथ लिख देना है 12, ठीक है। हर साल में 12 ही महीने होते हैं, इससे ज़्यादा कभी महीने नहीं होते, ठीक है। तो ये 2 मंथ हमारे पास गिवन थे, 2 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, साल में, तो 2 ये मंथ आगे ऊपर वो मंथ लिखेंगे जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और साल के अंदर 12 महीने होते हैं, उससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 12 ईयर। तो अब देखिए ये कटिंग हो रही है ना, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको इतनी बड़ी वैल्यू को लिखने के बजाय हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 आ गया, तो ये 1/6 आ गया। अब 1/6 को हम आगे नहीं कर सकते क्योंकि फिर आंसर पॉइंट में चला जाएगा और ये हम आंसर अपना पॉइंट में नहीं लेकर जा सकते। अब ये 1/6 जो बन गया ना, ये हमारे पास ईयर में आंसर बन गया कि एक साल का छठा हिस्सा, ये हमारा ये जो मंथ है ये हमारा कन्वर्ट हो गया 1/6 ईयर में, ठीक है। अब यहाँ ये आपके पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब यहाँ अब देखिए ये हमारे पास 1/6 ईयर बन गया और ये तो पहले ईयर में था, अब इसका और इसका यूनिट सेम है, तो ये क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे PIN ये हम प्रिंसिपल के अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी। ये कहाँ से है, ये भी हमने सिंपल किया था, इंटरेस्ट की वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। उसके बाद 1/6 कहाँ से है, ये जो अभी अभी हमने फाइंड किया, यानी कि अपना यूनिट को कन्वर्ट किया है ईयर के हिसाब से, तो ये 1/6 वो वाला लिखा हुआ है। सबसे पहले इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास ये आंसर आएगा। उसको 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास इन दोनों को आपस में डिवाइड करके फाइनल ये आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक अपना आंसर लिखें, यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप इसे राउंड अबाउट करके लिखना चाहते हैं तो ये राउंड अबाउट लिख के आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। अब देखें कि आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीसरा अब हमने स्टार्ट करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ₹5 लाख इन्वेस्टेड फॉर 6 years एंड 3 months एट द रेट 5% पर ईयर, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें उन्होंने डायरेक्ट बताया हुआ है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो पहली बात, इसके ऊपर सारे रूल्स रेगुलेशन फार्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला। एक चीज़ आपको पता चल गया, इसमें अंदर गिवन क्या और अब देखिए यहाँ पे ना उन्होंने 5 लाख पूरा नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया वर्ड्स में लिखा 5 लाख, लेकिन आप इसको फिगर्स में लिखेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टेड, यानी कि ये 5 लाख रुपए हमने 6 सालों के लिए 6 साल 3 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए है, और इसके ऊपर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% पर ईयर मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख रुपीज़, हमने इसको इसमें फिगर्स में कन्वर्ट किया तो ये 5 लाख, ठीक है, ये वो मैंने लिखा हुआ है, यानी कि ये गिवन था और मैंने इसको फिगर में लिखा। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 5% पर ईयर। अब ये हमारे पास ईयर में, सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। किस तरीके से करेंगे, 5% लिखा हुआ है, 5 डिवाइडेड बाई 100 करें। आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 0.05, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास इंटरेस्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन ये आपके पास 0.05% पर ईयर, ठीक है, 0.05 पर ईयर के हिसाब से आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
टाइम पीरियड देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ईयर्स प्लस 3 मंथ। अब यहाँ पे ये पूरा एक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उस चीज़ को डायरेक्ट बताने की बजाय इनडायरेक्ट बताया है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये हमारे पास 5% में था, इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब एक तो मसला ये है कि इसका यूनिट चेंज है, दूसरा मसला ये है कि इसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा यानी कि इस तरीके से किया है कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये ईयर में है और ये मंथ में है। अब यहाँ पे देखें, ये पूरा एक ही टाइम पीरियड है। यहाँ पे हम अक्सर इस तरह करते हैं ना, 6 साल 3 महीने के लिए हमने ये इंटरेस्ट लिया, तो ये बात नॉर्मल है, लेकिन ये इस तरह लिखी हुई है ना, तो देखने में अजीब लग रही है। ठीक है, अब देखें कि यूनिट मैच होना चाहिए। यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसमें एक आ रहा है 6 ईयर्स आ रहे हैं, 3 महीने आ रहे हैं और 0.05 पर ईयर आ रहे हैं, और इनका यूनिट इंटरेस्ट का और एन का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे ईयर है, तो ये चीज़ तो ठीक है, इसको हमें आगे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ सही है। अब यहाँ पे उन्होंने प्लस में दिया हुआ है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ज़रूर करेंगे, प्लस करेंगे तभी एक वैल्यू बनेगी ना, एक वैल्यू बनेगी, ये भी एक वैल्यू होगी, फिर ये आपस में सॉल्व होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनको बनाना है, पहले हमने इनको एक वैल्यू भी बनाना है, यानी कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो एक टाइम पीरियड है। यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड पार्ट्स में डिवाइड है, 6 ईयर्स 3 मंथ, ये पार्ट्स में डिवाइड है। पहले तो हमने क्या करना है कि इसको एक टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे या 6 ईयर बन जाए या जो भी बने, एक चीज़ बन जाए। ठीक है, एक तो ये काम हमने इसमें करना है, दूसरा हमने क्या करना है, इसका यूनिट सेम करना है। अब आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब जो ऐड वाले क्वेश्चन मल्टीप्लाई तो किसी के साथ भी हो जाता है, लेकिन जब ऐड वाली जो चीज़ होती है उसका हमेशा यूनिट सेम होना ज़रूरी है। अब पहली बात, इनका इसके साथ भी यूनिट नहीं मैच कर रहा और इनका आपस में भी यूनिट मैच नहीं कर रहा, तो इनका आपस में पहले यूनिट सेम करेंगे। इनका जब आपस में यूनिट सेम होगा फिर हम इसमें यूनिट करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहला मैंने आपको बताया कि पहले इनका आपस में यूनिट सेम होगा, फिर इसका यूनिट इसके मुताबिक चेंज होगा। अब आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, या तो आप इनका यूनिट मैच करने के लिए इन दोनों को मंथ में कन्वर्ट कर लो, ताकि दोनों मंथ में हो जाएं, फिर मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट कर लो। एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये मंथ में है, ये ईयर में, आप इसको इस वाली वैल्यू को ईयर में कन्वर्ट कर लो, और ताकि ईयर में फिर आपको दोबारा किसी चीज़ में ना कन्वर्ट करना पड़े, आपका जो आंसर हो वो डायरेक्ट आपका इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये ईयर है तो हमें हमारा फाइनल आंसर जो चाहिए वो ईयर में ही चाहिए, उसका यूनिट हमें ईयर चाहिए, तो ये भी ईयर में और हमें चाहिए भी ईयर में। तो हम अगर सिर्फ इस मंथ का यूनिट चेंज कर लेना, तो इसको भी कन्वर्ट करके ईयर में कर लें, फिर ये भी ईयर होगा, ये भी ईयर होगा, इन दोनों को कंबाइन करके एक टाइम पीरियड बना लेंगे, फिर वो जो टाइम पीरियड होगा वो भी ईयर में ही होगा, फिर नीचे वाला भी ईयर होगा, और यानी कि टाइम पीरियड भी ईयर में होगा, इंटरेस्ट भी ईयर में होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ पहले वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं आप अपनी पसंद से, कि इन दोनों को मंथ में करें, फिर मंथ को आपस में ऐड करें, ऐड करने के बाद फिर इसमें कन्वर्ट करें, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बाकी आप कर सकते हैं वो वाला भी। ठीक है, अब ये मेरा आंसर ईयर में चाहिए। ठीक है, क्यों मुझे ईयर में चाहिए, क्योंकि ये जो रेट है, ये जो रेट ऑफ है ये ईयर में है, तो किस तरीके से ईयर में करेंगे। अभी ये तो ठीक है, इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ठीक करेंगे। अभी प्रीवियस एग्जांपल नंबर 2 में मैंने आपको डिटेल से बताया था, क्या बताया था कि आपने अपनी की में भी एक पॉइंट ऐड करना है कि हम किस तरीके से मंथ को कन्वर्ट करते हैं ईयर में। तो मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं, उसको 12 से डिवाइड कर, मतलब जो मंथ हमारे पास गिवन होता है वो मंथ ऊपर लिखते हैं, यानी कि जो भी मंथ गिवन, जैसे पीछे हमारे पास 2 गिवन था और टोटल साल में कितने होते हैं 12, तो हमने इस तरीके से मंथ को किस में कन्वर्ट कर लिया था, ईयर में। सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमारे पास मंथ है और हमने कन्वर्ट करना ईयर में, तो सेम वही वाला रूल, वो इस वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि कितने महीने गिवन है हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, कितने महीने हमारे पास गिवन है 3, और इसको कन्वर्ट करने का रूल क्या है कि इसके नीचे जितने साल में कितने महीने होते हैं 12, उससे आप डिवाइड करो, ये इसका रूल है। ठीक है, तो आप देखें तो ये हमारे पास ईयर में आ गया। ठीक है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा ईयर में चला जाएगा कि कितने महीने गिवन है 3, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो ये हमारा ईयर में चला गया, लेकिन ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, 3 1 3 और 3 1 3 3 4 12, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 1/4 ईयर। अब अगर इससे आगे हम करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में चलेगा जाएगा। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे ये हमारे पास आया था, ईयर में हमने कन्वर्ट किया था, 2 महीने गिवन थे, वो टोटल साल में महीने होते हैं 12, इनको आपस में किया तो
2/12 फॉर्म बन गई, उसको सिंप्लीफाई किया 1/6 बन गया और इससे 1/6 को आगे यूज़ किया। सेम यहाँ पे भी हमने मंथ को सेम इसी तरीके से ईयर में कन्वर्ट किया तो हमारा क्या हो गया 1/4 ईयर बन गया। अब ये हमने यहाँ लिख दिया 6 ईयर क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे 1/4 ईयर, इसका अभी हमने कन्वर्ट करके ये फॉर्म। अब ये मंथ इसको भूल जाएंगे, ये आपके पास गिवन था। अब आपके पास ये वाला टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है 1/4, तो 1/4 ईयर आ जाए। अब इन दोनों को आपस में यूनिट मैच कर गया ना, ये भी ईयर में है ये भी ईयर में, ठीक है। अब देखिए ये इसकी फॉर्म क्या क्रिएट हो रही है, ये लिखा हुआ है 6 ईयर, ये वे 1/4 ईयर। अब हमने इसको एक बनाना है, ठीक है, ताकि एक टाइम पीरियड आए और इसको हम आगे सॉल्व कर सकें। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन में देखें, ईयर को अगर इग्नोर करें, आप इसकी फॉर्म देखें, फिर आपको पता चल खुद ही समझ आएगी कि आगे क्या करना चाहिए। लिखा हुआ है 6 + 1/4, ये ऐसे वैल्यू करके लिखी हुई है आपके पास यहाँ पे। तो आपको पता है जब हमारे पास इस तरीके में वैल्यू होती है और हम उसको एक करना चाहते होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। नीचे यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है और मैंने आपको बताया जब ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे नीचे कुछ नहीं होता तो हम सपोज करते हैं वहाँ पे 1 है, तो देखें यहाँ पे 1 है। अब इसका एलसीएम ले 1 और 4 का एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आता है 4। 1 की टेबल में 4 कितनी दफ़ा आता है, अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 की टेबल में 4 कब आता है, अगर 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 24, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1। तो आप 24 को 25 में 1 को ऐड करें तो फाइनल आएगा 25 और उसके बाद 4 में 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया भी है मैंने कैसे सॉल्व किए। मैंने नीचे एलसीएम लिया है, ठीक है, फिर जो एलसीएम में आया उससे ऊपर वाले वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। यहाँ जो मैंने आपको सारी वर्किंग करके दिखाई है, इस तरीके से मेरे पास फॉर्म क्या क्रिएट होगी 24/5, 25/4 मेरे पास हो गया। अब इसको आगे आप डिवाइड करें 25/4 को, तो हमारे पास जो आंसर है ना वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 25/4 को करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6.25। तो 6.25 हमारे पास जो फाइनल आंसर आए हैं इसको सॉल्व करके ये हमारा ईयर्स में है, यानी कि आप देखें हमारा यूनिट मैच हो गया, ठीक है। ये भी ये ईयर में था, हमें ये भी नंबर एन भी ईयर में चाहिए था और हमने भी ईयर में कर लिया। ये भी ईयर में है ये भी ईयर में, अब इन दोनों का यूनिट सेम है तो अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या फाइंड था, हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। पिन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी 0.0 मल्टीप्लाई आई क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किया 0.05 में, तो यहाँ पे 0.05 की वैल्यू आएगी, ना के 5/100 मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें चाहिए था एन का मतलब है टाइम पीरियड। क्वेश्चन में टाइम पीरियड लिखा हुआ था 6 ईयर + 3 मंथ, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किया 6.25 ईयर्स में, तो यहाँ पे 6.25 ईयर वाला आंसर आएगा, ठीक है। आपने जब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1,56,250 रुपीज़। तो ये आपके पास जो आंसर आया ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का आंसर है। और यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम नंबर 3 है ना वो भी कंप्लीट हो गई है मूनम, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 3 तक मैंने भी आपको कंप्लीट करवाया। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट और ₹800 विच बिकम डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। यानी ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उन्होंने ना बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दिया हुआ है। उसमें कह रहे हैं हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। उसमें कह रहे हैं कि आपके पास 8,000 रुपये है जो आपको 8 सालों के बाद मिलेगा डबल होके, यानी कि डबल होके मिलेगा। क्या मतलब, यानी कि 16,000 रुपये हमें मिल रहा था 8,000 रुपये, लेकिन मिल हमें 16,000 रुपये रहा है 8 सालों के बाद। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा 8,000 रुपया क्या हो गया डबल हो गया 8 सालों में, और वो बन गया 16,000 रुपये। यहाँ पे 16,000 रुपये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है विच बिकम डबल इटसेल्फ, जो यानी कि डबल हो गया, अपने आप में डबल हो गया, यानी कि 8,000 था डबल होके कितना बन गया 16,000 रुपये। कितने सालों में, 8 सालों में। तो हमने यहाँ पे ये हमारे पास प्रिंसिपल भी गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। वो मैं भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, फिर मैं आपको उसके सॉल्व करके फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। अब देखें ये प्रिंसिपल की अमाउंट थी क्वेश्चन में कि ये 8 साल के ये प्रिंसिपल की अमाउंट थी। टाइम पीरियड है हमारे पास 8 साल कि ये हमारे पास प्रिंसिपल की अमाउंट डबल हो गई है 8 सालों के बाद। डबल हो गई कैसे कि अगर हमने 8,000 रुपये किसी को उधार दिए तो वो हमें मिला वापस कितना, डबल हो के हमें वापस मिला है। तो यानी कि वो हमें कितना मिला होगा, वो हमें टोटल मिला होगा 16,000 रुपये। 16,000 रुपये में से हमारी कितनी वैल्यू थी,
16,000 रुपये अगर हमें डबल होके मिले 8 सालों के बाद, तो 16,000 रुपये में हमारा जो प्रिंसिपल था, जो हमने रकम उधार पे दी थी, वो हमने 8,000 रुपये दी थी। 8,000 रुपये में एक्स्ट्रा मिला है, तो 8,000 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा मिला है, इसका क्या मतलब है, हमें 8,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है, ये जो एक्स्ट्रा पैसे हमें मिले हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ये इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने बताया नहीं हुआ था, लेकिन हमें पता चल गया खुद ही कि 8,000 अगर हमने दिए हैं और 8 सालों के बाद वो डबल होके हमें मिल रहे हैं, यानी कि 16,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 8,000 रुपये सिर्फ हमारा प्रिंसिपल था और 8,000 ही हमें ऊपर इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो ये भी चीज़ गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन उन्होंने क्या किया, घुमा फिरा के ये बात की हुई, डायरेक्ट उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने ये बात सिंपल की है, लेकिन थोड़ी सी घुमा फिरा के कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है कि कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट थे 8,000 डबल हो गया 8 सालों में, ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस फार्मूला से हम इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है, बाकियों में हमने हमेशा फाइंड किया, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में खुद ही गिवन है और डायरेक्ट नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट वे में गिवन है। हमने खुद कॉमन सेंस से सोचा है कि अगर 8,000 रुपया डबल हो रहा है, तो मतलब क्या है कि 8,000 जो ऊपर वाला फालतू मिल रहा है वो हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा क्या था, 8,000 रुपये, वो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है, हम अभी फाइंड करें, जब फाइंड करेंगे तब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर क्या है हमारे पास 8 है, हमने 8 लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि इसके हमने क्या जो यूनिट है वो हमने क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि अभी हमारे पास इंटरेस्ट का यूनिट ही नहीं गिवन। इस क्वेश्चन में हम क्या मैच करें, ईयर, यहाँ पे हमारे पास यूनिट ही नहीं है उसका, तो हमने इसमें इस वजह से यहाँ पे कोई यूनिट की चेंजिंग ना चेंजिंग कांस्टेंट है ना, उसको सबको इग्नोर किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट है ही नहीं। अब देखें, ये हमारे पास कंडीशन क्रिएट होगी। अब ये हमारे पास जब कंडीशन क्रिएट होगी तो 8,000 रुपये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये अकेला सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखें, ये 8,000 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 64,000 रुपीज़ बन जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अभी तक आई के हमारे पास आंसर नहीं है और आई इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए 8,000 अकेला सॉल्व नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, 8,000 एज इट इज़ अपनी जगह पे ही रहेगा। ये 64,000 आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8,000 के साथ हम जब 64,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.025। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आए और आई अपनी जगह पे रहेगा। तो यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास आई की वैल्यू है। आई का क्या मतलब है, ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर आ गया। लेकिन हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, हमेशा इस साइड पे अपना वेरिएबल लिखते हैं और इस साइड पे अपना आंसर शो करते हैं। तो सबसे पहले इस आंसर को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किया तो क्या हो गया, आई इक्वल टू 0.025। अब ये मैंने इसकी साइड चेंज नहीं किया, मैंने बस अपने इस आंसर को रीअरेंज किया। तो जब रीअरेंज करते हैं तो साइन वगैरह चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी इंटरेस्ट की बात हो रही होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसका वो हमेशा परसेंटेज में होता है। तो ये तो हमारा सिंपल आंसर है, हम ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिख सकते, हम इसको किस में करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने इस आंसर को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 0.112 को मल्टीप्लाई करें, 0.125 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमारे पास आंसर आता है 12.5। तो ये हमारे पास 12.5 जो आंसर आए, ये हमारे पास क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर इस 8,000 के ऊपर 12.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं तो 8,000 8 सालों के बाद डबल होके बन जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो हमने फाइंड किया वो चीज़ ठीक फाइंड किया कि गलत, ये आप लोग खुद कर लेना है। वो आप कैसे आप खुद करेंगे कि आप एसआई का फार्मूला लगाएं, पिन, चलिए मैं आपको कर देती हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 8,000 आना चाहिए, प्रिंसिपल भी हमारा है 8,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया। ये हमने क्या फाइंड किया, आई की वैल्यू हमने फाइंड किया 12.5। इसको अगर हम सिंपल करें तो 12.5%। इसको अगर हम सिंपल करें तो हम कैसे सिंपल करते हैं, हम इस तरीके से इस वैल्यू को सिंपल करते हैं। 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
0.125, ये हमारे पास इंटरेस्ट की सिंपल फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड किया इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे वेरीफाई करते वक्त इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। 0.125 मल्टीप्लाई बाय एन हमारे पास गिवन है 8 ईयर्स, ठीक है। अगर इसका आंसर इक्वल आ गया हमारे सिंपल इंटरेस्ट के, जो हमें डबल होके मिला है, तो इसका मतलब है हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को आप ऐड करें, 8000 प्लस 0.125 प्लस नहीं करना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8000 मल्टीप्लाई 0.125 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखिए मैंने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास आंसर आए 8000 रुपीज़, और यहाँ पे भी मेरे पास है 8000 रुपीज़, और ये क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है और वो भी कंप्लीट हो गया। अब इस एग्जाम्पल का इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो अब मैं आपको कल समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब चार्जिंग जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कल जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक के साथ पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 रह गया ना, ये वाला, इसमें प्रिंसिपल की अमाउंट फाइंड करनी है। तो ये वाला मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 करवा दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी, उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, इसके एग्जांपल करवाऊंगी, और उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी स्टार्ट से पहले की बुक बनवाऊंगी, और आपको इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी।